मैथ्स का हलवा और नंबर सिस्टम पार्ट 3 में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं 10 अलग अलग टॉपिक जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इनमें सबसे पहले देखेंगे हम पूर्ववर्ती और परवर्ती, जिसको वैदिक गणित में अगर उपयोग करें तो पूर्ववर्ती को एक न्यूनन पूर्वेण और परवर्ती को एकाधिकन कहते हैं। इनका गुणा के सवालों में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है। उसके बाद में आरोही क्रम, अवरोही क्रम और परम मित्र अंक। परम मित्र या पूरक अंकों का उपयोग हम वर्गमूल, घनमूल में करते हैं, तो वो भी हम सीखने वाले हैं। इसके बाद सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या की तालिका और इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही इकाई, दाई, सैकड़ा, इस प्रकार के प्रश्न जो भी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ में संपूर्ण या परिपूर्ण या परफेक्ट नंबर जो 1 से 100 के बीच में कौन कौन सी संख्या हो सकती है उसका हम विश्लेषण करने वाले हैं। और साथ ही उससे बाहर भी कुछ अंक होते हैं जो परफेक्ट होते हैं, उनका भी हम विश्लेषण करने वाले हैं। साथ में 1 से 100 तक की गिनती से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पूछे जाते हैं, और साथ में बीजांक क्या होता है ये इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और 1 से 10 तक के अंक जो सभी विशेष भी होते हैं उनसे जुड़ी रोचक जानकारियां भी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सीखते हैं आप। तो इसके बाद हम सीखते हैं पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती अर्थात -1, किसी भी संख्या में से एक घटाने पर हमें जो प्राप्त संख्या होती है वो हमारी पूर्ववर्ती कहलाती है। और दी गई संख्या में अगर हम किसी संख्या में एक जोड़ते हैं तो वो हमारी परवर्ती होती है। हम संख्या रेखा पर इसको बहुत सरल और स्पष्ट तरीके से सीख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक है, अगर एक काम से परवर्ती पूछा जाएगा तो यहाँ पर +1 होगा। इसका मतलब है कि एक में एक जोड़ने पर हमें 2 मिलेंगे और यह एक का परवर्ती होगा। इसी प्रकार 2 का परवर्ती अगर हमें चाहिए तो एक जोड़ने पर हमें 3 प्राप्त होगा। और अगर हमें पूर्ववर्ती चाहिए तो 2 से हम रिटर्न जाएंगे तो हमें यहाँ पर पूर्ववर्ती मिलेंगे, अर्थात हमें यहाँ पर -1 करना पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड जो सवाल होते हैं वो जैसे कि 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती होगा, तो हमें देखना है कि संख्या हमें दी गई है 1000। 1000 का पहले परवर्ती, तो परवर्ती के लिए हम +1 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1001। और 1001 प्राप्त होने के बाद में उन्होंने पूछा है कि 1001 का पूर्ववर्ती होगा। इस प्रकार फिर हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा जो आंसर 1000 रहेगा। इसमें ऑप्शन अजीब अजीब से आ सकते हैं, जिस प्रकार 999, 1000, 1001 या 998। तो कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार ऑप्शन आ सकते हैं। तो हमें सवालों को इस तरह से करना है। मैथ्स में पूर्ववर्ती को एक न्यूनन पूर्वेण के रूप में माना जाता है। यहाँ पर इसका -1 और इधर एकाधिकन, इसका मतलब +1 होता है। तो इनके भी हम सवाल उपयोग में ला सकते हैं। एक न्यूनन का अगर हम सवाल लेते हैं, यहाँ पर हमारा एक न्यूनन से बनने वाला सवाल रहेगा 5, 4 गुणित 99। तो इस सवाल का अगर हमें गुणा करना है तो हम इसमें एक कम करेंगे तो यहाँ पर आएंगे 53, और इस 53 को हमें 99 में से घटाना है। इस प्रकार हमारे जो प्राप्त उत्तर रहेंगे 53, और यहाँ रहेंगे 6 और यहाँ 4, तो 5346 उत्तर हमें प्राप्त होंगे। इस प्रकार एक न्यूनन विधि कार्य करती है। इसको हम एक बार फिर समझते हैं। 54 में हमें 99 का गुणा करना है। 54 में से हमने एक कम किया 53 जो हमारे आंसर थे, और जो 53 आपने कम किए तो वो 99 में से घटाने पर हमें 46 प्राप्त होंगे। दूसरा परवर्ती, परवर्ती से रिलेटेड भी सवाल आ सकते हैं जो हम सीख सकते हैं। इसमें हम लेते हैं 43 गुणित 47, क्योंकि ये विशेष सवाल होते हैं जो इन विधियों से हो जाते हैं, लेकिन हम इनका उपयोग सीख रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे सवालों में इन दोनों का योग
10 हैं और पहले जो अंक हैं वो एक समान है। तो यहाँ पर हमें करना है कि 7 का पहाड़ा 3 बार बोलना है। 7 तिया 21 और आगे भी 4 हैं और यहाँ भी 4 है। इस सवाल को हम इस प्रकार भी देख सकते हैं 4 3 गुणित 4 7। यहाँ पर जो 7 तिया 21 हुए और ये जो दोनों 4 हैं इसमें से किसी एक 4 को एकाधिकन करना है यानी कि +1 करना है। तो एक 4 अगर यहाँ +1 होगा तो इसकी जगह आएगा 5। तो 5 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर 5 चौक 20। इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से गुणा। इसके बाद हम सीखते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम जैसा कि आप सभी जानते हो कि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या पहले ली जाती है, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, इस प्रकार बढ़ता हुआ क्रम हमारा आरोही क्रम कहलाता है। और यही क्रम अगर हम 5 से स्टार्ट करते हैं तो 5 4 3 2 1 और ये अगर पूर्ण संख्या या पूर्णांक रही तो और आगे भी जा सकता है। अगर ये नेचुरल नंबर है तो ये 1 पर स्टॉप हो जाएगा। तो इस प्रकार आरोही क्रम में संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी जाती है और अवरोही क्रम में बढ़ते क्रम में। तो आरोही क्रम को हम बढ़ता हुआ क्रम भी बोलते हैं और अवरोही क्रम जो कि हमारा घटता हुआ क्रम कहलाता है। बढ़ता हुआ घटता हुआ। इन संख्याओं में अगर हम परिमेय संख्याओं का उपयोग करते हैं तो परिमेय संख्याओं में आरोही क्रम और अवरोही क्रम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और अब हम सीखते हैं परम्मित अंक। परम्मित अंक का मतलब होता है कि ऐसे 2 अंक या ऐसी 2 संख्याएं जिनका अगर हम योग करें तो हमें 10 प्राप्त होता हो। तो यहाँ पर हमें 0 दिया गया है तो 0 का परम्मित अंक 10 होगा क्योंकि 0 में 10 जोड़ने पर हमें 10 प्राप्त होते हैं। 1 में हमें 9 जोड़ने पर 10 प्राप्त होंगे। इसी प्रकार 2 का परम्मित अंक 8 7 6 और 5 का परम्मित अंक 5 रहेगा। स्पेशली 5 का 5 सेम नंबर होता है। अब परम्मित अंकों का उपयोग भी वर्गमूल घनमूल इसमें होता है। हम एक सवाल देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं 2 5 2 5। अगर हमें 25 का वर्ग निकालना है तो हम 5 में 5 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे 25। अब हमारे पास बचा है 2 गुणित 2। क्योंकि हमने अभी सीखा था एकाधिक एन और एक न्यूनन, तो यहाँ पर एकाधिक करना पड़ेगा। तो 2 में से किसी भी 2 को एक अधिक करना, तो यहाँ 3 रहेगा और 3 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो ये रहेगा हमारा 6। तो हमने यहाँ देखा कि परम्मित अंक 5 5 था तो हमें यहाँ डायरेक्ट 25 हमने लिखा था। इसके बाद हम परम्मित अंकों का अन्य उपयोग भी देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक नंबर लेते हैं 52 गुणित 58। तो इसमें जो हमने इकाई के जो अंक लिए हैं वो हमारे परम्मित अंक 2 और 8 रहेंगे। इस प्रकार हम अन्य अंक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम गुणा करते हैं तो 8 का गुणा 2 में करने पर हमें प्राप्त होगा 16। इसके बाद जिस प्रकार हमने यहाँ 2 का एकाधिकन किया था उसी प्रकार हम यहाँ 5 का एक अधिक करें किसी एक 5 का, तो 5 और 1 6। तो अगर ये 6 हैं तो ये 5 रहेंगे। इस प्रकार 6 का गुणा 5 में करने पर हमें 30 प्राप्त होंगे। तो चूंकि ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं लेकिन ये वैदिक गणित के टॉपिक हैं और ये सवालों को हल करने में हमारी बहुत सहायता करते हैं, बहुत सवालों को फास्ट हल कर देते हैं। तो इस प्रकार इनका महत्व बढ़ जाता है। यहाँ पर ये टॉपिक सिर्फ परम्मित अंक के महत्व को दिखाने के लिए लिया गया है। बाकी इस प्रकार के गुणा और अन्य सवाल जो फास्ट विधि से होते हैं वो सभी हम वैदिक गणित की वीडियो में सीखते हैं। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या पर आधारित प्रश्न। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या होगी, तो हमने सीखा था कि जो प्राकृतिक संख्या होती है उसमें सबसे छोटा अंक 1 होता है और 0 असार्थक अंक होता है। इसलिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या पूछी है तो यहाँ पर रहेगा 1। इसके बाद सबसे बड़ी संख्या, तो गिनती के अगर हम नंबर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 में हमारे 2 अंक होते हैं तो हम यहाँ पर लेंगे 9। इस प्रकार एक अंक की सबसे बड़ी संख्या रहेगी 9। इसके बाद यहाँ पूछा गया है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 9 के बाद हमें प्राप्त होंगे 10।
दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 9 को हमें 2 बार लिखना है क्योंकि इससे आगे आने वाली संख्या 100 रहेगी और 100 में 3 अंक होते हैं और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 100 रहेगी। इसी क्रम में अगर हम सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो यहाँ पर ये 3 बार 9 लिखेंगे और यह क्रम हमारा आगे चलता रहेगा। इसमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 रहेगी और यहाँ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 को 4 बार रिपीट करें 9999 आएंगे। अब हमारा एक प्रश्न 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लेंगे 4 बार 9 9999। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या रहेगी हमारी 100 जो यहाँ लिखा हुआ है और इसको योग करना है तो प्लस होगा, जोड़ने पर हमें मिलेंगे 9 9 10,099। तो इस प्रकार यहाँ पर योग का हमसे पूछा गया था। यहाँ घटाव भी आ सकता है और गुणा भी आ सकता है। अगर यहाँ गुणा करना होता तो 9 9 9 9 और ये 2 जीरो इसके पीछे आती। इसी से रिलेटेड अगला सवाल भी आता है, 2 अंकों वाली संख्याएं होगी, अर्थात हमारे पास जितनी भी गिनती में संख्याएं होती है उसमें सिर्फ 2 अंकों से बनी संख्या होगी। जितनी भी गिनती होती है उस गिनती में 2 अंकों से बनने वाली संख्याएं पूछी गई हैं। तो यहाँ पर हम चाहें तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देख सकते हैं 99 या 99 होगी और 1 अंक की संख्या हम देखेंगे जो कि 9 होगी और इसमें से इसको माइनस करने पर हमें प्राप्त होगा 90। इस प्रकार 2 अंकों से बनने वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो 90 रहेगी। इसकी अगर आप दूसरी विधि लेते हैं तो फिर हम इससे सवाल करें 3 अंकों की संख्या हमें यहाँ लेनी पड़ेगी जो हमारी रहेगी 100 और उसमें से हमें 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटानी पड़ेगी तो ये रहेगी 10। इसमें से इसको माइनस करने पर यहाँ भी हमें 90 प्राप्त होंगे। दोनों विधियों से जो भी आपको सरल लगे उस विधि से हम संख्याएं निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2 अंक पूछे गए थे, 2 अंक की जगह यहाँ 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक की से बनने वाली संख्याएं हमसे पूछी। इसके बाद हम कुछ इस प्रकार के सवाल 11,1111 को शब्दों में लिखा हुआ है, हमें इसको अंकों में लिखना है के बारे में इसमें पूछा गया है। इस प्रकार के सवाल प्रश्नों के रूप में इस प्रकार आते हैं 11,000 प्लस 11 सैकड़े प्लस 11 दहाइयाँ और 11 इकाइयों को हमें लिखना है। इससे पहले हम सीखते हैं सरल सवाल। तो यहाँ अगर 11 की जगह सभी 11 की जगह अगर 4 होता तो हमारा प्रश्न होता 4,000, तो हम यहाँ लिखते 4,000। 4 सैकड़े तो यहाँ पर आता सैकड़े की जगह पे 4 और बाकी 0। दहाइयाँ तो यहाँ पर आते 4 दहाई के स्थान पे हैं और इकाइयाँ तो यहाँ 4 इकाई के स्थान पे। इस प्रकार हमारा सवाल रहता है इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। इसको हमें योग करना है। योग करने पर हमें 4 4 4 और 4 इस प्रकार 4,444 उत्तर प्राप्त होंगे। लेकिन हमसे पूछा डबल डिजिट वाला सवाल गया है तो हम इस सवाल को इस प्रकार हल करेंगे कि यहाँ पर अगर हमें 11,000 की पूछा है तो हम 11 लिखेंगे जो कि 1000 के स्थान पर होना चाहिए। तो यहाँ पर शून्य की संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000 पर 11 का जो पहला इकाई वाला 1 है वो होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार यहाँ पर हमने पूरा नंबर 4 माना है, 1 अंक है, उसी प्रकार इसको हम 1 अंक के रूप में मानेंगे तो ये उस जगह स्थित होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर 2 अंक हैं तो 1 अंक स्वाभाविक आगे जाएगा। अगला हम देखते हैं 11 सैकड़े, तो इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान से हमें 11 लेना है। 11 दहाइयाँ तो हमारे यहाँ पर इकाई और दहाई के यहाँ से 11 लिखेंगे। इसी प्रकार 11 इकाइयाँ तो इकाई के स्थान से हमें 11 लिखना है। इसका हम टोटल करते हैं तो 1, यहाँ पर 2, यहाँ भी 2 2 और ये इस प्रकार इसको अंकों में लिखने पर 12,221 हमें प्राप्त होंगे। इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं 10 दहाई, 10 सैकड़ा और 10 इकाइयाँ। क्योंकि ये सवाल जो है अलग क्रम से लिखा हुआ है तो हमें इसका क्रम सेट करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है 10 सैकड़ा, उसके नंबर 2 पर रहेगा 10 दहाई और नंबर 3 पर रहेगा 10 इकाई। इसको अगर हम हल करते हैं सबसे पहले 10 सैकड़ा
तो यहाँ पर इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर हमें 10 लिखना है। उसके बाद 10 दहाई, तो इकाई और दहाई के स्थान पर हमें 10 लिखना है, और 10 इकाइयाँ, तो यहाँ हमें इकाई के स्थान पर ही 10 लिखना है। इस प्रकार इसका टोटल करते हैं तो ये हमें प्राप्त होगा 0, 1, 1 और 1। यहाँ पर हमें इसके ऑप्शन दिए जाते हैं जो बहुत ही कंफ्यूज करने वाले होते हैं, जिसमें हो सकता है पहला ऑप्शन 1000 हो, दूसरा ऑप्शन हमारा 1010 हो, तीसरा ऑप्शन हमारा जो उत्तर है वो हो 1110, चौथा ऑप्शन हमारा 1011 हो सकता है। तो सही आंसर हमारा तीसरे नंबर पर। संख्याओं पर आधारित 1 से 10 तक की गिनती के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक ही ऐसा सवाल दिया है हमने जो संख्याओं अंकों पर आधारित है। 1 से 9 तक की संख्या अगर हम लेते हैं और उससे किसी ऐसी संख्या को भाग लगाते हैं जिससे प्रत्येक अंक का अलग अलग भाग लगाने पर वह पूरी बार विभाजित हो, तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। इसलिए हम क्या करेंगे कि 1 से 9 तक की गिनती का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना बहुत सरल है। 2 हमने लिए, यहाँ पर ये अंक लिखे हैं तो 2 का हम भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जो कट रहे हैं उनको काटना है, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। इसी प्रकार अगली प्रोसीडिंग में फिर हम 2 का भाग लगाएंगे और अंकों को जब तक भाग लगाते हैं तब तक वो अभाज्य संख्याएं प्राप्त न हो। यहाँ पर हमें 5, 7 और 3 अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुए, तो हमें यहाँ से इस प्रक्रिया को रोकना है। और यहाँ पर हमें 2, 2, 2, 2 गुणित 2 गुणित 2 और ये 3 और 1 यहाँ पर शेष 3 ये रखे हैं, और 5 और 7, 5 और 7 इस प्रकार अभाज्य संख्याओं को हमने लिखा है। हमारी सरलता के लिए हम इनको जमा सकते हैं कि 3 बार 2 हैं, 2 बार हमारे 3 रहेंगे और 5 और 7 रहेंगे। हमें इनको गुणा करना है। गुणा करने के लिए हम सरल तरीके से गुणा करें तो फास्ट हमारे उत्तर आ जाएंगे। 5 का गुणा 7 में करने पर हमें 35 मिलेंगे। 35 का गुणा 2 में 70, 70 का गुणा 2 में करेंगे 140, और 140 का गुणा 2 में करेंगे तो हमें यहाँ पर 280 प्राप्त होंगे। और जो शेष हमारा बचा हुआ था 3 गुणित 3, ये डिब्बा हम यहाँ से पूरा लेंगे तो ये रहेगा 3 गुणित 3 बराबर 9। इस प्रकार इनके गुणा करने पर हमें 25, 20, 2520 प्राप्त होंगे। अर्थात यही वो नंबर हैं जिसमें 1 से 9 तक की गिनती के किसी भी अंक का सिंगल भाग लगाने पर पूरी बार जाता है। इसके बाद हम सीखते हैं संपूर्ण संख्या कि आखिर संपूर्ण संख्या क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। 1 से 100 के बीच में हमने 2 नंबर लिए हैं, 6 और 28। तो हम सबसे पहले 6 के बारे में बात कर लेते हैं कि जो 6 हैं इसके गुणनखंड अगर हम करते हैं और स्वयं संख्या 6 को अगर उसमें नहीं रखते हैं और बाकी शेष बचे गुणनखंड का अगर हम योग करते हैं तो हमें प्राप्त उत्तर 6 मिलते हैं। तो वह संख्या हमारी संपूर्ण संख्या कहलाती है। इसके लिए हम देखते हैं, इसमें हम 2 का भाग लगाएंगे, 2 तिया 6, फिर यहाँ 3 का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3। इस प्रकार 6 के जो हमें गुणनखंड मिले हैं बराबर 1 गुणित 2 गुणित 3। दूसरी बात, 6 के हमें गुणनखंड देखने के लिए हम चाहें तो 6 का आधा, हाफ देखते हैं, तो 6 का आधा हमारा होता है 3। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी संख्या का आधा देखिए और आधा जो होता है उससे पहले वाली सारी संख्याएं 6 को पूरी बार विभाजित करती है कि नहीं, ये सारे 6 के भाजक होते हैं। तो 6 का आधा होता है 3, 3 से पहले 2 आते हैं और 1 आते हैं, तो 1 भी 6 को पूरी बार विभाजित करेगा, 2 भी 6 को पूरी बार विभाजित करेगा और 3 भी 6 को पूरी बार विभाजित करेगा। अब हम दूसरा नियम देखते हैं, 6 बराबर इन सबको जोड़ करते हैं, 1 + 2 + 3, 3, 4, 5 और 6, यानी कि इन सभी का योग 6 हो रहा है। तो ये इसके गुणनखंड है और ये गुणनखंडों का योग है, दोनों हमारे 6 हैं। तो ऐसी संख्या हमारी परफेक्ट नंबर कहलाती है। अगला सवाल देखते हैं, अगली संख्या 28। तो
28 का हम सबसे पूर्व देखते हैं आधा, तो अगर हम 28 का आधा करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 14, अर्थात 14 से छोटी वे सभी संख्याएं जो 28 को पूर्णतः विभाजित करती हैं और उनका अगर योग 28 आता है तो वह हमारी संपूर्ण संख्या कहलाएगी। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 2 से 14, 7 और 1। अब यहाँ पर हमें देखना है कि 28 के गुणनखंड क्या क्या होंगे। तो 28 का सबसे पहला गुणनखंड होगा 1, क्योंकि 1 सभी संख्याओं का विभाजित कर सकता है। इसके बाद अगला अगर हम देखेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा पहले नंबर का 2। इसके बाद यहाँ से यहाँ ये दोनों का मल्टीपल होगा तो ये 2 गुणित 2 4। इसके बाद यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने से पूर्व हमें पहले 7 को लेना है, तो ये रहेगा हमारा गुणित 7 और फिर इन दोनों का मल्टीपल 7 गुणित 14, क्योंकि 28 के आधे हमें लिखना है। तो 14 तक ये ही संख्याएं हैं जो 28 को पूरी बार विभाजित करेगी। अब हम इनका टोटल देखते हैं। 28 बराबर 1 + 2 + 4 + 7 + 40, और इनका अगर हम टोटल देखते हैं तो ये हमारा 28 होता है। इसलिए ये संख्या भी हमारी संपूर्ण संख्या कहलाएगी। 1 से 100 के बीच में 2 ही अंक होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एक अंक की संख्या जो संपूर्ण हो तो 6 रहेगी, 2 अंकों की अगर पूछा जाए तो 28 रहेगी, 3 अंकों की अगर पूछा जाए तो 496 रहेगी। इसके भी हम इसी प्रकार फैक्टर करके देखते हैं। तो यहाँ 2 का हम भाग लगाते हैं, 4 2 8 16, यानी कि 248 से छोटी वे सभी संख्याएं जो 496 को विभाजित करती हैं। तो हम इसको देख लेते हैं। 2 1 2 4, 2 से भाग लगाते हैं 6 2 और 2 से भाग लगाते हैं 31। 31 के बाद में चूंकि एक अभाज्य संख्या है तो हम यहाँ पर इसको रोकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे 496 का गुणनखंड लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला रहेगा हमारा 1 के बाद में हमें लिखना है 2 लिखने के बाद में हम दोनों 2 को इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 लिखने के बाद में हम इस 2 को इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास रहेगा 8। इसके बाद में हम इसको भी इंक्लूड करेंगे तो 8 दूने 16 के बाद में हम यहाँ से चलेंगे क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो 16 गुणित 31 गुणित 62 गुणित 124 गुणित 248 गुणित 248 तक ही हम इसको ले जाएंगे, क्योंकि इसके आधे नंबर तक हमें रखना है। जिस प्रकार 28 के आधे 14 थे, यहाँ 6 के आधे हमने 3 रखे थे, इसी प्रकार 496 के 248 तक हमें संख्याएं लिखनी है। और अगर हम इन सभी को प्लस करते हैं तब हमारा योग 496 ही आएगा। 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248 इक्वल 496 हमारे यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार 3 अंकों की सबसे बड़ी या छोटी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये 3 अंकों की संख्या है तो ये भी हमारी संपूर्ण संख्या रहेगी। इसी प्रकार इसमें आगे अगर हम जाते हैं तो 8128 हमें प्राप्त होंगे, जो अगली 4 अंकों की संपूर्ण संख्या रहेगी। इसके भी अगर फैक्टर करना चाहें तो इसमें हमें देखना पड़ेगा 2 चौक 8 और यहाँ पर हम 0 12 2 चौक 8, मतलब 4064 तक ऐसे नंबर हमें लेना है जिससे छोटी छोटी संख्याएं पूरी बार इसको विभाजित करें, वो सभी इसके फैक्टर होंगे। तो हमें ये देखना है। तो अगला नंबर हमारा रहेगा 8128, जो 4 अंकों की परफेक्ट नंबर रहेगा। और हम इसमें एक चीज और देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी परफेक्ट नंबर आया था वो हमारा 6 है, यानी कि डिजिट के हिसाब से देखें तो ये सम संख्या है। दूसरा नंबर हमारे पास प्राप्त हुआ तो उसका जो पीछे वाला इकाई अंक था 8, यानी कि ये भी सम संख्या है। और तीसरा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 6 है, यानी कि ये भी सम संख्या है। और अगला अगर हम देखते हैं 8128 तो यहाँ पर भी सम है। तो हमें यहाँ तक तो सभी संख्याएं सम मिली है। इसके बाद हम देखते हैं 1 से 100 तक की संख्याओं से रिलेटेड प्रश्न। सबसे पहला मैं 0 से 10 के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछे जाते हैं कि 1 से 100 तक की गिनती में शून्य कितनी बार आता है। तो ये हमें लिखना है
11 बार। आप चेक कर सकते हैं सभी नीचे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इन सभी जगह एक एक शून्य आता है, लेकिन 100 में 2 बार आता है। तो नीचे 10 अंक है तो 10 बार, और 100 में डबल होने से 11 बार आता है। इसी प्रकार हमसे पूछा जाता है कि 1 से 100 तक की गिनती में 1 कितनी बार आता है, तो ये हमें बताना है 21 बार। इसके बाद हमसे अगले अंक भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर हमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन सभी के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो इनके लिए हमें याद रखना है कि ये सभी अंक 1 से 100 तक की गिनती में 20 बार आते हैं, चाहे 2 की बात की जाए चाहे 3 की बात की जाए। अब हम आगे सीखते हैं। अगला 1 से 10 तक की संख्याओं का योग होता है, यानी कि जोड़ करना। तो हमें सबसे पहले देखना है यहाँ पर 10, 9 और 1 हमारा होगा 10, 8 और 2 हो गए 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10। तो इस प्रकार 10, 20, 30, 40, 50, 50 और 1 हमारा अंक बचा हुआ है 5। तो कुल टोटल यहाँ पर होगा हमारा 55। 1 से 10 तक की गिनती का योग 55 होता है। इसी से रिलेटेड अगर हमसे सवाल पूछ लिया जाए कि अगले 1 के बाद 2 आता है, तो 2 के पहाड़े का योग होगा, 2 के पहाड़े का योग ज्ञात कीजिए। अगर हमसे सवाल पूछा है तो हम इसके लिए सुविधा हमारी ये ले सकते हैं कि जब 1 से 10 तक की गिनती का योग 55 होता है, और अगर हम इसमें सभी अंकों में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा 2 का पहाड़ा बन जाता है। इसीलिए हम इस 55 में 2 का गुणा कर देते हैं तो हमें 2 के पहाड़े का योग प्राप्त हो जाएगा। इसलिए 2 के पहाड़े का योग होगा 2 × 55 बराबर 110। इसी प्रकार हमसे अन्य पहाड़े 3, 4, 5, 15, 20 जिस भी पहाड़े का योग पूछा जाए तो हमें उसमें 55 का गुणा करना है और हमें उसके आंसर प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद हमसे अगला सवाल पूछा जाए 11 से 20 तक की गिनती का योग होगा, तो हमें यहाँ पर 55 लिखना है, क्योंकि 1 से 10 तक का योग 55 होता है जो यहाँ आएगा। और इसमें अगर हम सभी अंकों में 10-10 प्लस करते हैं तो हमारी 11 से 20 तक की गिनती बन जाएगी। इसका मतलब 10-10 अंक प्लस करेंगे तो ये हमारे 100 रहेंगे, या हम इसको 2.5 अंक पर भी देख सकते हैं। 2.5 अंक पे 1 लिखा हुआ है तो 155। अगला अगर हमसे पूछा जाए 21 से 30 तक की गिनती का योग होगा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 55, और 2.5 नंबर पे 2 हैं तो यहाँ लिखेंगे 255, क्योंकि इस गिनती में अगर हम 20-20 प्लस करेंगे तो 20 और 1 21, 20 2 22, 20 3 23, इस प्रकार यहाँ 200 बढ़ेंगे जो यहाँ लिखे हुए हैं। इसी क्रम में अगर हमसे पूछा जाए 31 से 40 तक का योग होगा, तो हमारा आंसर रहेगा 55, और आगे 3 2.5 पे इसलिए 355 होगा। 91 से 100 तक का योग होगा तो वो रहेगा 955। अगला हम एक सवाल यहाँ है, ये देखते हैं। सवाल है 1 से 200 में 1 कितनी बार आता है। तो हमने अभी देखा है कि 1 से 100 तक की गिनती में 1 हमारा कितनी बार आता है, तो 1 से 100 तक की गिनती में 1 आता है 21 बार। इसके बाद में हम चलेंगे आगे 100 से 199। यहाँ पर हमें 1 ढूंढना है, क्योंकि 200 हमने इसलिए नहीं लिए क्योंकि 200 में 1 नहीं होता है। तो हम देखते हैं 199, 199 तक आगे 1 कितनी बार आएगा, तो ये हमारा रहेगा 99 बार। और 100 से 200 तक की गिनती में 1 कितनी बार आएगा, तो जब 1 से 100 तक की गिनती में 21 बार आता है तो यहाँ पर ये 20 बार आएगा, क्योंकि यहाँ पर 100 में भी 1 होता है लेकिन यहाँ 200 में 1 नहीं होता है। तो जो चीज़ यहाँ लिखी उससे 1 कम बार आएगा, और इसका योग करेंगे तो ये 0, 9, 10, 11, 12, 13 और 1 अंसिल 14, 140 बार प्राप्त होगा। यहाँ पर 1 अंसिल लगेगा।
तो 1 से 200 में 1 कितनी बार आता है, तो ये आता है 140 बार। इसी क्रम में हमसे 1 से 300 में 1 से 400 में कितनी बार 1 आता है वो पूछे जा सकते हैं, या फिर अन्य अंक भी इसमें